वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइस्ट्रास फंक्शन को। वाइस्ट्रास फंक्शन जो है वो डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है एवरीवेयर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स बट नो वेयर डिफरेंशिएबल। तो पहले तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इस फंक्शन को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है बट नो वेयर डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं ग्राफ की हेल्प से आपको बताती हूँ। कंटिन्यूस फंक्शन को जब भी आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके ग्राफ में कहीं भी आपको गैप या ब्रेक नहीं दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, इसमें कहीं भी आपको ब्रेक नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा थ्रू आउट द डोमेन। ठीक है, अब मैं एक दूसरा ग्राफ बनाती हूँ। मैंने बना लिया इस तरीके से एक ग्राफ बना दिया। अब इसमें भी आपको कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है। देयर इज़ नो ब्रेक इन द ग्राफ। दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो आप ग्राफ को देख के ईजिली पता कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। इन द सेम वे डिफरेंशिएबिलिटी का अगर आपको पता करना है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपको ये देखना होगा कि जब आप उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो बहुत ही स्मूथ आएगा। ठीक है, दैट मीन्स उसमें शार्प कॉर्नर्स नहीं आने चाहिए। अब फर्स्ट ग्राफ को आप देखिए, ये एकदम स्मूथली बनाया गया है। तो ऐसे फंक्शन को क्या, ये फंक्शन जो होगा ये डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस दोनों है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको देखनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। इस तरीके से पीक्स जो आ रहे हैं ना एकदम से फिर ऊपर फिर नीचे, वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये हमेशा इन पॉइंट्स पर क्या रहेगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो जो भी इस फंक्शन का डोमेन होगा इन 4 पॉइंट्स पे तो ये फंक्शन आप इजीली ग्राफ देखकर पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो स्मूथ रहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दे हैव नो शार्प नोड्स, इस तरीके से शार्प नोड्स नहीं होंगे। ठीक है, बाकी पॉइंट्स पे ये हर जगह क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। तो एक बहुत ही ईजी एग्जांपल है, अगर आपसे पूछा जाए कि अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट। ठीक है, अभी हम तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं f(x) = mod x। अब ये फंक्शन को जब आप ग्राफ बनाते हैं mod x का तो कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है हर जगह बिकॉज इट हैज़ नो गैप। ठीक है, बट अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो बाकी जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट 0 इसमें क्या आ गया, एक शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो इस पॉइंट पे एट x = 0 ये फंक्शन क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन तो सिंगल एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह तो क्या है, डिफरेंशिएबल है। दिस mod x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। लेकिन वाइस्ट्रास फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, f(x) = mod x, इसी की ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है जो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या रहते हैं, जहाँ पर भी इस तरीके के नोड्स आएंगे। तो फंक्शन जब भी नॉन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब इस तरीके का शार्प कॉर्नर आएगा। तो हर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का बेसिक फंक्शन आप इसको मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बनाया गया होगा। तो हमको क्या करना है, mod x की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, वाइस्ट्रास फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये f(x) = mod x जो है ये पूरा कहाँ पे डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड है, लेकिन इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट सिर्फ एक ही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफाइन करेंगे, सिर्फ इसका डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं f(x) = mod x को डिफाइन करूँगी x फ्रॉम -1 to 1। ये इंटरवल आप चेंज कर सकते हैं, -2 to 2 ले सकते हैं। ठीक है, -3 to 3, हम सबसे स्मॉल वाला ले रहे हैं, जैसे -1 to 1। दैट मीन्स हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। तो बस आपको mod x कहाँ तक कंस्ट्रक्ट करना है, -1 से 1 के बीच का जो रीज़न है वहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, इस फंक्शन को पीरियोडिकली एक्सटेंड कर दें। अब देखिए ये कितनी लेंथ में बना है, ये लेंथ पूरी है टोटल 2। ठीक है, ये 2 लेंथ है, -1 to 1 2 लेंथ है। तो अब हम इस फंक्शन का पीरियोडिक एक्सटेंशन जब करेंगे f(x + 2 = f(x), ये पीरियोडिकली एक्सटेंड हो गया। तो अब ये फंक्शन कैसे बनेगा, पीरियोडिकली एक्सटेंशन का मतलब है इसी फंक्शन को आपको रिपीट करना है थ्रू आउट सेट ऑफ रियल नंबर्स, पूरी की पूरी रियल लाइन पे आपको इसको एक्सटेंड करना है। तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, पीरियोडिकली का क्या मतलब है कि वो जो ग्राफ है
जो भी आपने इनिशियल ग्राफ माना है वही फिर ना रिपीट होने वाला है, ठीक है, वही साइक्लिक होगा, ठीक है। तो वो उसी को कहते हैं हम पीरियोडिक ग्राफ। पीरियोडिक में क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन, तो वो वही जो कर्व है वो रिपीट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने सारे नोड्स बन रहे हैं, शार्प कॉर्नर, ये सभी कॉर्नर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पहले एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जब हमने एज्यूम किया था पूरे आर पे, तो आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक ही पॉइंट मिला था, लेकिन अब काफ़ी सारे पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे 0 तो है ही, 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे ये फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अभी भी हमको क्या चाहिए, फंक्शन को हर पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल बनाना है। तो हम इसी से हम आगे भी कुछ और नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बेसिक कुछ डिस्कशन किया कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की हेल्प से ही आप क्या करेंगे, वाइस्ट्रास फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेती हूँ लेट फाई एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, और इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं फाई एक्स से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। और हमने मॉड एक्स को रिस्ट्रिक्ट किया है इन द इंटरवल -1 to 1, ठीक है, ये आपको ले लेना है विद कंडीशन, एक एक्स्ट्रा कंडीशन पीरियोडिक एक्सटेंशन की आपको डाल देनी है, सच दैट फाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू फाई एक्स, ठीक है। इसका मतलब फाई एक्स मॉड एक्स की इक्वल है कब, व्हेन x -1 to 1, और फाई एक्स को फिर आपने क्या कर दिया, पीरियोडिकली एक्सटेंड कर दिया। तो अब मेरे पास फाई जो है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड हो गया। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अभी हमने देखा जो साइकिल होगी वही रिपीट होती जाएगी, ठीक है। ये -1 से +1, तो ये सेम ग्राफ रिपीट होता जाएगा। तो अभी हमें पता चल गया कि सारे के सारे इंटीजर्स पे फाई एक्स की अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स हम देखें तो इंटीजर्स हैं सारे, ठीक है। अब फाई एक्स की हेल्प से हम वाइस्ट्रास फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो अब मैं एक नया फंक्शन कंसिडर करूँगी जिसको हम डिनोट करेंगे एफ एक्स से। लेट अस कंसिडर एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन n फ्रॉम 0 to infinity 3/4 टू द पावर n फाई 4 टू द पावर nx। देखिए एफ एक्स को हम लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फाई, ठीक है। फाई जो हमने अभी डिफाइन किया है, ठीक है। मॉड एक्स का पीरियोडिक एक्सटेंशन होने के बाद जो फंक्शन है उसी की टर्म में हम एफ एक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो एफ एक्स जो है वो सीरीज की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है जहाँ पर लिखा गया है 3/4 टू द पावर n, ठीक है। ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट टर्म है, और फाई हमारा फंक्शन है, मॉड वाला जो फंक्शन है 4 टू द पावर n इंटू एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब यही जो फंक्शन है यही वाइस्ट्रास फंक्शन होगा। दैट मीन्स वी विल प्रूव दैट एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले तो हम क्या, तो यही डिजायर्ड फंक्शन है हमारा। तो हम पहले तो प्रूव कर लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि एफ एक्स को फाई की फॉर्म में दिया गया है। तो पहले आपको ये दिखाना होगा, वैसे दिख रहा है कि फाई एक्स, जब ग्राफ से आप देख रहे हैं तो इजीली इट इज़ क्लियर दैट फाई एक्स जो है वो कंटिन्यूस है बिकॉज इट हैज़ नो ब्रेक। बट आपको थ्योरेटिकल आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो हम कंटिन्यूटी की कंडीशन को यहाँ पर प्रूव करेंगे और पहले ये दिखाएंगे कि फाई कंटिन्यूस है, फिर फाई के हेल्प से हम फिर एफ को कंटिन्यूस दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं फाई की कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। जब भी किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है तो आप ये लेके चलिए, लेट मॉड x माइनस वाई लेस देन डेल्टा। अब जैसे जब भी कंटिन्यूस प्रूव करना है, एफ़ को अगर कंटिन्यूस प्रूव करना है, एफ़ नहीं मैं कोई भी जी एक नया फंक्शन ले लेती हूँ, जी को अगर कंटिन्यूस दिखाना है तो आप क्या दिखाएंगे, जी एक्स माइनस जी वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, ठीक है। यही कंडीशन होती है, तो यही हम लेके चलेंगे। अभी हम फाई की कंटिन्यूटी को प्रूव करना है तो हम लेके ये चलो कि एक्स और वाई बहुत ही क्लोज है, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्स माइनस वाई एंड इट्स मॉडुलस इज लेस देन डेल्टा। प्रूव क्या करेंगे, तो फंक्शन के बीच का भी डिफरेंस क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। अब मैं कंसीडर करूँगी फाई एक्स माइनस फाई वाई, तो हमको देखना है कि क्या ये डिफरेंस भी स्मॉल है बहुत ही, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। फाई एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स, और फाई वाई की वैल्यू हो जाएगी मॉड वाई। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑन रियल लाइन, ठीक है, इसलिए मैंने एक्स और वाई ले लिए जनरल। आप कोई ए भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा लेके चलिए, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स और वाई
दिखा दिया है, ठीक है। तो x माइनस वाई लेस देन डेल्टा लेके चले, 5x माइनस 5y को हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। 5x और 5y की वैल्यू रख दी, ये है मॉडुलस ऑफ मॉड x माइनस मॉड y, ये हम जानते हैं ये लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस y होता है। बट मॉड x माइनस y को आपने क्या एज्यूम किया, लेस देन डेल्टा। दैट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया कि फंक्शन के बीच का डिफरेंस जो है वो भी लेस देन डेल्टा है। आपको लेस देन एप्सिलॉन लाना होता है, एप्सिलॉन डेल्टा ये सभी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, आर्बिट्ररी नंबर्स होते हैं ये। तो यहाँ इस केस में एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, डेल्टा, हम एज्यूम कर सकते हैं। सो फाई इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। तो डोमेन तो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका मतलब फाई जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एवरीवेयर, ठीक है। अब हम इसकी हेल्प से अभी हमको एफ़ को कंटिन्यूस दिखाना है, बट एफ़ जो है वो क्या है, एफ़ को आपने डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ये देखिए इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज का जो सम निकलेगा उसको हमने एफ़ माना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये दिखाएंगे कि ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है, उसके बाद एफ़ की कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे, ठीक है, किसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो पहले मैं ये दिखाती हूँ कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस को हम दिखाने वाले हैं बाय यूजिंग वाइस्ट्रास एम थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर आप अगर टर्म्स को देखें तो इसमें है 3/4 टू द पावर n इंटू 4nx, ठीक है। तो इसको मैं कंसिडर करती हूँ 3/4 टू द पावर n 4 टू द पावर nx, इसका मॉडुलस ये देखिए किससे लेस आएगा, 3/4 टू द पावर n इंटू ये पॉजिटिव है, और फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5x जो है वो -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है, और आप देख सकते हैं क्लियरली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल मतलब 1 पे ही ये आएगा, ठीक है। ये तो 0 से 1 के बीच में ही ग्राफ है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, जैसे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, तो x जब 1 रखेंगे तो मॉड 1 इज़ 1, ठीक है। तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में ये वैल्यूज़ लाई करेगी पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, दैट मीन्स ये जो इसकी टर्म्स हैं सीरीज की nth टर्म किससे छोटी है, 3/4 टू द पावर n से। तो बाय वाइस्ट्रास एम टेस्ट अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर हम क्या कहेंगे, ये सीरीज भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग वाइस्ट्रास एम टेस्ट, by using Weierstrass M test, summation n from 1 to infinity 3/4 to the power n 4 to the power nx, ये जो सीरीज होगी is uniformly convergent। क्यों, since summation 3/4 to the power n इज़ कन्वर्जेंट। अब ये क्यों कन्वर्जेंट है, देखिए वाइस्ट्रास एम टेस्ट ये कहता है कि अगर सीरीज की nth टर्म को आप दिखा रहे हैं किसी से छोटा और ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, अब ये मैं कन्वर्जेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सीरीज जो है 3/4 टू द पावर n, इस सीरीज को आप लिखिए n अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सिंपली इस तरह से बनेगी, ये तो GP है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। और इसका सम जब आप फाइंड आउट करेंगे तो a/1 - r कुछ इसी तरीके से सम होता है इनफाइनाइट GP का, तो 1/1 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, ठीक है। इतना भले लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली देख सकते हैं बिकॉज दिस इज़ GP सो इट्स सम इज़ फाइनाइट। तो अगर ये कन्वर्जेंट है दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सीरीज है, जो सीरीज ऑफ फंक्शन है, वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 3/4 टू द पावर n 4 टू द पावर nx इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी और किसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, टू fx, ठीक है, बिकॉज इसका सम हमने कितना माना है, fx। तो अगर इसका सम एग्जिस्ट करता है तो वो किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही हमने एज्यूम किया है, fx इसको मान लिया है, ठीक है। लेकिन पहले हमने प्रूव कर दिया कि ये देखिए यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, दैट मीन्स इसका सम जो है वो फाइनाइट आएगा। तो वो जो भी सम आए, बिकॉज सम भी किसकी फॉर्म में आएगा, x की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। n पे तो सम चल रहा है तो n तो रिमूव हो जाएगा, वो x की फॉर्म में आएगा, दैट मीन्स एक फंक्शन निकल के आएगा। उसी फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, fx, और कन्वर्जेंस कैसी दिखा दी, यूनिफॉर्म। अब हमने अभी इससे पहले सीरीज ऑफ फंक्शन और कंटिन्यूटी पे आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर सीरीज ऑफ फंक्शन की सारी टर्म्स कंटिन्यूस है तो उसका सम फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए 5 फंक्शन कंटिन्यूस है, अभी हमने दिखाया है 3/4 टू द पावर n, ये सिंपली कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाली हूँ, सिंस 3/4 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर nx आर कंटिन्यूस फंक्शंस फॉर ईच n, ये हर n के लिए क्या है, कंटिन्यूस फंक्शंस है। देन
देयर सम फंक्शन इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस। तो इनका सम फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ये तभी ट्रू है जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में, बिकॉज ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। अगर इस सीरीज की हर टर्म कंटिन्यूस है तो जो सम फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, इज़ कंटिन्यूस ऑन आर, बिकॉज हर टर्म भी कंटिन्यूस है एवरीवेयर ऑन आर। फाई को हमने कंटिन्यूस प्रूव किया ऑन आर, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो वैसे ही कंटिन्यूस है पूरे के पूरे रियल नंबर पे। फिर हमने दिखाया कि कांस्टेंट ये कंटिन्यूस है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दैट मीन्स इस सीरीज की हर टर्म क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एफ एक्स जो है वो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके लिए मैं कोई भी एक रियल नंबर ले लेती हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एम जो है वो मैं नेचुरल नंबर कंसीडर कर रही हूँ। तो देन x इंटू एम क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। x इंटू 4 टू दी पावर m जो है वो भी मेरे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर है आपके पास तो उसको आप दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है 3.7, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 3 and 4 दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में, एवरी रियल नंबर लाइज बिटवीन टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 टू दी पावर m इंटू एक्स आपने एक रियल नंबर कंसीडर किया, तो ये रियल नंबर दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। देन देयर एग्जिस्ट some integer k such that 4 to the power m into x will lie between k and k plus 1, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, 4 to the power m से डिवाइड कर देती हूँ, तो आपको x जो है वो लाई करेगा k by 4 to the power m से k plus 1 by 4 to the power m। ये m की टर्म्स में है, तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेती हूँ इनको सीक्वेंस की फॉर्म में। k बाय 4 टू दी पावर m को एज्यूम करते हैं अल्फ़ा m, और बीटा m एज्यूम कर रही हूँ k प्लस 1 बाय 4 टू दी पावर m। ये देखिए अल्फ़ा m एक हमने सीक्वेंस कंसीडर की है, ठीक है। ये mth टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, k बाय 4, सेकेंड टर्म k बाय 4 स्क्वायर, k बाय 4 क्यूब। इन द सेम वे बीटा m एक अलग सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म होगी k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, k प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर, k प्लस 1 बाय 4 क्यूब। इस तरीके से आगे की टर्म्स चलेगी। तो ये दो सीक्वेंस हमने कंसीडर की। x जो है वो बीटा m और अल्फ़ा m के बीच में लाई कर रहा है। x की ये सिचुएशन है, अभी x यहाँ पर है, अल्फ़ा m बीटा m है, ठीक है। ये mth टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से यहाँ ये सीक्वेंस लाई कर रही होगी, यहाँ पर ये कहीं पे फैली हुई होगी। अभी हमें इनके नेचर के बारे में नहीं पता है। नेचर को थोड़ा जानने के लिए मैं क्या करती हूँ, बीटा m और अल्फ़ा m का डिफरेंस निकालती हूँ। बीटा m माइनस अल्फ़ा m जैसे ही आप करेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा, और ये हो जाएगा 1 बाय 4 टू दी पावर m। एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस का नेचर देखना है, इनफाइनाइट टर्म से हम देखते हैं इन्फिनिटी पे। एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय 4 टू दी पावर m तो 0 को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स सीक्वेंस के जो टर्म्स का डिफरेंस है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये अल्फ़ा m किसको अप्रोच कर रही है, बीटा m, और बीटा m किसे अप्रोच करेगी, अल्फ़ा m। तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 को, इसका मतलब अल्फ़ा m बीटा m की तरफ बढ़ेगी और बीटा m अल्फ़ा m। या फिर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा m और बीटा m जो है वो किसको अप्रोच करेंगे, x को, क्योंकि x कहीं ना कहीं इनके बीच में है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि बीटा m माइनस अल्फ़ा m टेंडिंग टू 0 एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब तो ये हुआ कि बीटा m एंड अल्फ़ा m जो है ये किसे अप्रोच कर रही हैं, x को, एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब x हमने कोई भी एक रियल नंबर कंसीडर किया, उसको अप्रोच करने वाली आपने दो सीक्वेंस निकाल ली। देखिए यहाँ पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन जो हम यूज़ करने वाले हैं वो सीक्वेंस की फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसलिए पहले मैंने क्या किया, x रियल नंबर को अप्रोच करने वाली दो सीक्वेंस को फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, तो वो होती है एफ बीटा m माइनस एफ अल्फ़ा m। दैट मीन्स जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव चेक करना चाह रहे हैं ना, जैसे x पे आप डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हो, तो उसको अप्रोच करने वाली दो सीक्वेंस निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे बीटा m अल्फ़ा m, फिर एफ बीटा m माइनस एफ अल्फ़ा m डिवाइडेड बाय बीटा m माइनस अल्फ़ा m, और लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर इसका फाइनाइट लिमिट आती है तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। तो पहले हम ये क्वांटिटी निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। एफ बीटा m की वैल्यू जो है n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सीरीज की फॉर्म में है, 3 बाय 4 टू दी पावर n 4 टू दी पावर n इंटू एक्स, एक्स की जगह है बीटा m, तो बीटा m रख देते हैं माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 3 बाय 4 टू दी पावर n 4 टू दी पावर n अल्फ़ा m, ठीक है। नीचे है बीटा m की वैल्यू है k प्लस 1 बाय 4 टू दी पावर m, और इसकी वैल्यू है k बाय 4 टू दी पावर m। दैट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 4 टू दी पावर m। यहाँ पर सीरीज में 3 बाय 4 टू दी पावर n कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 3 बाय 4 टू दी पावर n
अंदर ब्रैकेट में 5 4 टू द पावर n बीटा m माइनस 5 4 टू द पावर n अल्फ़ा m डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर माइनस m। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये 5 फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, ठीक है। इसका मतलब वैल्यूज़ जो है वो रिपीट होगी। 5 फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड कितना है 2 है। तो अगर आपको क्या देखना होगा, आपको इन 5 किस पर कैलकुलेट करना है, इन वैल्यूज़ को देखना होगा, ठीक है। तो एक तो 4 टू द पावर n इंटू बीटा m, एक 4 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा m। तो पहले हम ये देखेंगे कि जिन पॉइंट पे कैलकुलेट करना है 5 फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब जिन पे आपको कैलकुलेट करना है वो, अब मान लो एक यहाँ पर है 4 टू द पावर n अल्फ़ा m और एक 4 टू द पावर n अल्फ़ा m ये है और ये 4 टू द पावर n बीटा m है। तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस पर जो वैल्यू है और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो सेम है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि 4 टू द पावर n और 4 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा m और 4 टू द पावर n इंटू बीटा m में कितना डिफरेंस है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस 2 या 2 के मल्टीपल में हुआ, क्योंकि ये पीरियोडिक है तो 2 और पीरियड है 2, तो 2 के मल्टीपल में हुआ तो फंक्शन के डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि 4 टू द पावर n इंटू बीटा m माइनस 4 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा m, इनमें डिफरेंस कितना है, तो 4 टू द पावर n k प्लस 1 बाई 4 टू द पावर m 4 टू द पावर n इंटू k बाई 4 टू द पावर n। जब आप कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 4 टू द पावर n माइनस m, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 टू द पावर n माइनस m आ रहा है इनकी इनपुट वैल्यूज़ में डिफरेंस। अब फंक्शन की वैल्यू में तो अब मुझे यहाँ पर n और m पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो पहला केस ले लेते हैं, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन m। जैसे ही n m से बड़ा होगा तो 4 टू द पावर n माइनस m जो है वो 4 स्क्वायर इस तरीके से आएगा, तो वो होगा मल्टीपल ऑफ 2। ये सिंपली मल्टीपल ऑफ 2 है जब n m से बड़ा है, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है तो 5 जब आप कैलकुलेट करेंगे 4n बीटा m माइनस 5 4 टू द पावर n अल्फ़ा m, ये कितना मिलेगा आपको, 0, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का मल्टीपल है। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो वो पॉइंट यहाँ लाई करेगा, अगर 2 का डिफरेंस हुआ यहाँ, अगर 4 का डिफरेंस हुआ तो वो 4 टू द पावर n बीटा m जो है वो यहाँ लाई करेगा, अगर 16 का डिफरेंस हुआ तो आगे। लेकिन वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी जितनी 4 टू द पावर अल्फ़ा m पे मिल रही है। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये पूरे की पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। क्वांटिटी की वैल्यू हम बाद में देख लेंगे, पहले हम 5 का डिफरेंस ही देख लेते हैं, जो अलग अलग केस बन रहे हैं, ठीक है। सेकेंड केस हम कंसीडर करने वाले, इफ़ n इज़ लेस देन m, n जैसे ही लेस देन m होगा तो 4n माइनस m जो है ये क्या होगा, 4 टू द पावर n माइनस m, ये कुछ इस तरीके से होगा 4 टू द पावर m माइनस n, ठीक है। अब तो ये तो 1 से छोटा नंबर है, दैट मीन्स जो वैल्यू है वो इसी के बीच में लाई करेगी, मतलब 2 से कम रहेगा ये हमेशा। देखिए अगर n m से छोटा है दैट मीन्स n होगा, मान लेते हैं 2, m की वैल्यू है 3, 2 माइनस 3 दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स 0.25, ठीक है। तो वो 1 से छोटा है, ये तो दिख रहा है स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, ठीक है। 1 से लेस है दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट भी 1 के उसी में है तो इधर ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू सेम नहीं होगी, रिपीट नहीं करेगी, ये तो हमें समझ में आ रहा है। वो एक ही साइकिल के अंदर लाई करेगा, एक ही साइकिल में, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा होगा। सेकेंड साइकिल में हो रहा है और लेंथ 2 या 2 के मल्टीपल है तो रिपीटेशन हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं वैल्यूज़ कितनी आएगी, फाई ऑफ x कितना डिफाइंड है, मॉड x, ठीक है। दैट मीन्स 4 टू द पावर n बीटा m, उसका पॉजिटिव पार्ट हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, उस केस में कितना आएगा, नेगेटिव में होगा तो कुछ उसी तरीके से। ये तो आपने कैलकुलेट किया, ये कितना आ रहा है 4 टू द पावर n माइनस m। अगर k नेगेटिव होता, ठीक है, आप मान लो कि 4 टू द पावर n बीटा m नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4m ये तो पॉजिटिव रहेंगे, k नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ पर भी k को नेगेटिव लेके चलना, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इन केस n लेस देन m, उस केस में 5 फंक्शन का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 4 टू द पावर n माइनस m। नेक्स्ट केस हम देखेंगे व्हेन n इक्वल टू m। तो जब n और m इक्वल होंगे तो यहाँ पर देखिए x वैल्यूज़ का जो डिफरेंस रहेगा इनपुट वैल्यूज़ का, वो n इक्वल टू m पे 1 रहेगा। फिर से इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यूज जो है वो एक ही साइकिल में लाई कर रही है तो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो जो डिफरेंस रहेगा वो 0 तो नहीं आएगा। तो फॉर n इक्वल टू m जब आप कैलकुलेट करेंगे 4n बीटा m, 4 टू द पावर n बीटा m माइनस 4 टू द पावर n अल्फ़ा m, ठीक है। उस केस में क्या रहेगा,
ये आएगा 5x कितना डिफाइंड है, मॉड x, दैट मीन्स 4 टू द पावर n बीटा m माइनस 4 टू द पावर n अल्फा m, और यहाँ m इक्वल टू n है तो इसको आप n ले सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4 टू द पावर n k प्लस 1 बाय 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n इंटू k प्लस 1 बाय 4 टू द पावर n, तो यहाँ पर सिंपली आ गया 1, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब हम तीनों केस को अगर तीनों केस में जो हमने अलग अलग वैल्यूज़ निकाली उनको अगर मैं लिखूं कि फर्स्ट हमने कंसीडर किया है व्हेन n ग्रेटर देन m, तो उस केस में वैल्यू कितनी आ रही है, 0, एंड द वैल्यू 4 टू द पावर n माइनस m व्हेन n लेस देन m, तो वैल्यू कितनी है 4 टू द पावर n माइनस m, एंड द वैल्यू इज़ 1 व्हेन n इक्वल टू m, ठीक है। ये n इक्वल टू m जब हम यहाँ केस कंसीडर करेंगे तो n m रखोगे तो 4 टू द पावर 0, तो वो 1 हो जाएगा। तो इस केस को आप यहाँ भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कि n जब m से बड़ा है तो 0, n जब लेस देन इक्वल टू m है तो 4 टू द पावर n माइनस m। तो अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। आपको क्या करना है, ये रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस रेशियो में हम वो वैल्यू रख लेते हैं। ये रेशियो में अगर ध्यान से देखो तो n 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार फिर से वो रेशियो हम लिखते हैं, f बीटा m माइनस f अल्फ़ा m डिवाइडेड बाय बीटा m माइनस अल्फ़ा m, उसको हमने कैलकुलेट किया था समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 3 बाई 4 टू द पावर n फाई ऑफ 4 टू द पावर n बीटा m माइनस फाई ऑफ 4 टू द पावर n अल्फ़ा m। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नीचे था 4 टू द पावर माइनस m, ठीक है। अब ये आपने वैल्यू कैलकुलेट की कि इसकी वैल्यू 0 है व्हेन n ग्रेटर देन m, n जब m या m से छोटा है तब ये वैल्यू है, ठीक है। n कहाँ से चल रहा है, 0 से इन्फिनिटी, तो हमें पता चल गया कि जब n 0 से m तक होगा तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 4 टू द पावर n माइनस m, ठीक है। तो n माइनस m डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर माइनस m, और जैसे ही आप दूसरे सम में जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं 2 सम में डिवाइड कर रही हूँ, पहला n 0 टू m और दूसरा n 0 m प्लस 1 टू इन्फिनिटी। तो n क्या है, m से बड़ा हो गया, तो इस केस में फाई फंक्शन जो है यहाँ पर लिखा हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ये सम तो यहाँ से हट ही गया। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n 0 टू m 3 टू द पावर n, और ये 4 टू द पावर n 4 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टू द पावर माइनस m बचेगा यहाँ पर सिंपली, और डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर माइनस m। सम जो है वो n पर चल रहा है, इसका मतलब m कांस्टेंट है, तो 4 टू द पावर माइनस m को आप बाहर लेके इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बच गई, n 0 टू m 3 टू द पावर n। इसको अगर आप देखें तो ये तो gp है, फाइनाइट gp, और इसका सम कितना रहेगा, ये कुछ इस तरीके से 3 टू द पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 स्क्वायर, इस तरीके से 3 टू द पावर m। इसका सम हम देते हैं a 3 r टू द पावर n नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस 1 है, तो 3 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। तो ये फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के हमने ये सम फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इसकी लिमिट देखनी है, एज लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या ये फाइनाइट आएगी, नहीं, 3 नीचे तो 2 है वो फाइनाइट वैल्यू, लेकिन m टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे m टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस केस में f बीटा m माइनस f अल्फ़ा m डिवाइडेड बाय बीटा m माइनस अल्फ़ा m, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी, एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, वो फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x, ठीक है। f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x, बट x इज़ आर्बिट्ररी, ठीक है। बट x इज़ आर्बिट्ररी रियल नंबर, कोई फिक्स रियल नंबर नहीं है, आपने आर्बिट्ररी कोई भी एक नंबर उठाया था, ठीक है, बट x इज़ आर्बिट्ररी रियल नंबर, सो fx इज़ नो वेयर डिफरेंशिएबल। तो किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो वेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो वाइस्ट्रास फंक्शन है वो कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे, बट डिफरेंशिएबल किसी भी पॉइंट पे नहीं है। जब आप वाइस्ट्रास फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये थोड़ा उससे अलग फंक्शन है, थोड़ा चेंज है, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया उससे थोड़ा अलग है, लेकिन आप
सिमिलर ग्राफ इसी से सिमिलर हमको मिलेगा। बस हमारा ग्राफ जो है वो मॉड की हेल्प से हमने किया है, तो वो एक तो ऊपर लाई कर रहा होगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब आप उसे जूम करके देखोगे तो जैसे कि फाई एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जब हम लेते हैं तो उसमें फंक्शन इस तरीके से मिलता है, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक है और पीरियड को आप धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे उस एफ में, ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन इस तरीके से मिलेगा। वो इतने छोटे पीरियड्स होंगे कि वो शार्प कॉर्नर्स आपको हर पॉइंट पे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, इस पिक्चर में जूम करके दिखाया गया है। तो हर पॉइंट पे आपको क्या होगा ना, शार्प कॉर्नर मिल रहे होंगे, दैट मीन्स वो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहीं भी स्मूथ ग्राफ नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में हर जगह ये कॉर्नर्स है। सो इट इज़ नो वेयर डिफरेंशिएबल एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर कार्ल वाइस्ट्रास। वाइस्ट्रास जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सबसे पहले इस तरह के फंक्शन की खोज की थी, जो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है बट नो वेयर डिफरेंशिएबल, इसीलिए इस फंक्शन को हम वाइस्ट्रास के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।